निर्वाचन आयोग आज दोपहर लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों के उन्नयन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली में रोमांचक एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराया। कल खिताबी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। समाचार प्रभाव के साथ मैं विशाल शर्मा। निर्वाचन आयोग आज दोपहर लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव तिथियों की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 संसदीय सीटों में से 303 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी का लक्ष्य 370 सीटें जीतने का है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाएं करेंगे। श्री मोदी आज तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। एक अन्य कार्यक्रम में श्री मोदी सोमवार को जगत्याल में एक और रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी में एनवी खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र, विपक्ष के नेता आर अशोक, बीदर के सांसद भगवंत खूबा, कलबुर्गी सांसद उमेश जाधव और बीदर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहेंगे। पुलिस ने कलबुर्गी आने जाने के सभी मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। लोक निर्णय 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम जल्द आ रहा है। आकाशवाणी गोल्ड पर चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर उनसे विकसित भारत को कार्यरूप देने के लिए राय मांगी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान देश ने ऊंची छलांगें लगाई हैं और जबरदस्त आर्थिक प्रगति देखी है। श्री मोदी ने कहा कि देश परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत की समृद्ध राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर देशवासी को गर्व है कि भारत अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कई योजनाओं और पहलों ने देश की तस्वीर बदल दी है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मातृ वंदना योजना, जीएसटी को लागू करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और नए संसद भवन का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव इसलिए संभव हुआ है कि जनता ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए समर्थन देने की अपील की ताकि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। झटपट दूर करे वही नाम। रक्षा मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड MLU के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2,890 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। अपग्रेड से समुद्री और तटीय निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और समुद्री डोमेन जागरूकता के विकास में वृद्धि होगी। मिड लाइफ अपग्रेड से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने देश में ई वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए ई वाहन नीति तैयार की है। इससे कच्चे तेल के आयात, व्यापार घाटे और वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिलेगी। इस नीति के अंतर्गत कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 4,150 करोड़ रुपए रखी गई है। कंपनियों के पास विनिर्माण केंद्र तैयार करने और ई वाहन का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए 3 वर्ष का समय होगा। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8,000 से ज्यादा ई वाहनों का आयात करने की अनुमति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई वाली प्रशासनिक परिषद ने वर्ष 2005 की जम्मू कश्मीर आरक्षण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक परिषद ने प्रदेश की 4 नई जनजातियों पहाड़ी, पड्डारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण को 10% आरक्षण को भी मंजूरी दी है।
इस प्रकार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल आरक्षण बढ़कर 20% हो गया है। परिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 15 जातियों को जोड़ने को भी अनुमोदित कर दिया है। अब ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी पंडित संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने कल उपराज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने अपने समुदाय के कल्याण के लिए कई मुद्दों की जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दी। कश्मीरी पंडित समुदाय के युवाओं में खेल को बढ़ावा देने के लिए ललितादित्य खेल संगठन के सदस्यों ने श्री सिन्हा के प्रति आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है। ये भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दर्शाता है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से हैदराबाद के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री धनखड़ अपनी यात्रा के दौरान आज हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए 188 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस धनराशि का उपयोग उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच मौजूदा रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित रोपवे विशेष रूप से श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ के दौरान आवाजाही में मदद करेगा और यात्रा के समय को 7 मिनट तक कम कर देगा। रोपवे का फायदा प्रतिदिन करीब 64,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ साथ परिवहन का पर्यावरण अनुकूल माध्यम भी तैयार होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए श्री गडकरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री महाकाल के भक्तों की सुविधा के साथ साथ यह उज्जैन के विकास को गति देने वाला सराहनीय निर्णय है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा के दक्षिणी शहर रफा में हमले की मंजूरी दे दी है। रफा में कई विस्थापित लोग रह रहे हैं। श्री नेतन्याहू का यह फैसला हमास द्वारा गजा में संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थों और अमेरिका को दिए गए प्रस्ताव के बाद आया है। हमास ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले इजरायली बंधकों को रिहा करने का प्रस्ताव दिया था। इनमें से 100 कैदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। श्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि हमास का संघर्ष विराम प्रस्ताव अवास्तविक मांगों पर आधारित है। हालांकि श्री नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर संभावित समझौते पर बातचीत के लिए अपना शिष्टमंडल कतर भेजा है, जिससे संघर्ष विराम की उम्मीदें जगी हैं। संदेश खाली की 5 महिलाओं सहित हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए उनसे हस्तक्षेप की मांग की। सेंटर फॉर SC/ST सपोर्ट एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर पार्थ बिस्वास ने बताया कि पीड़ितों ने राष्ट्रपति मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन और सूचना से भारत विकसित देश बनेगा। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में विकसित भारत एम्बेसडर्स मीट को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। श्रीमती ईरानी ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए ढांचागत विकास, डिजिटलीकरण, अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार और सरकार की तमाम अन्य उपलब्धियों पर जोर दिया। तेलंगाना राज्य सरकार ने सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं की जांच और समाधान के लिए सरकार को सलाह देने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जी चिन्ना रेड्डी करेंगे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 रन से हरा दिया। रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। बैडमिंटन में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 18वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने 10वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली जी जिया को हराया। आज लक्ष्य सेन का मुकाबला 9वीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी बर्मिंघम में होगा। ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद विशाल। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की आज होने वाली घोषणा सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। आय चुनावी वेला शीर्षक से हरी भूमि लिखता है, आज दोपहर 3 बजे चुनाव तारीखों का ऐलान। दिल्ली में चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आचार संहिता भी लागू होगी। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, आम चुनाव की आज बजेगी डुगडुगी, भाजपा हैट्रिक के लिए तैयार, कांग्रेस वापसी को बेकरार। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में भी होंगे चुनाव।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री को सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। अमर उजाला ने लिखा है, दिल्ली में होगी पूछताछ, मामले में गिरफ्तार होने वाली पहली नेता। चुनावी बॉन्ड के ब्यौरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख पर भी अखबारों की नजर है। चुनावी बॉन्ड की विशिष्ट संख्या की पूरी जानकारी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारतीय स्टेट बैंक को यूनिक नंबरों का खुलासा करने का दिया आदेश। वहीं जनसत्ता का कहना है, क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से मिले 5,221 करोड़ रुपए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख। नवभारत टाइम्स में है, सीएए पर अमेरिका को दो टूक, जिन्हें इतिहास न पता हो वे हमें भाषण न दे, ये भारत का आंतरिक मामला। धन्यवाद अलका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग आज दोपहर बाद लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के 25 डोनियर विमानों के उन्नयन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली में रोमांचक एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराया। कल खिताबी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।